Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. And we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 31st of May 2023. So we are starting after a gap of I think 14, 15, 16 days. एंड बड़ा गैप था ये एंड न्यूज़पेपर एनालिसिस हमने बंद किया हुआ था. यूपीएससी प्रीलिम्स हो चुका है. अब आई होप आपने पुराने जो मैंने 2 वीडियो भी बनाए हैं यूपीएससी के एनालिसिस पे 2023 की, वो आपने देखे होंगे. एक नई एनर्जी के साथ अपने को शुरुआत करनी है और कोशिश करना है कि जो गैप रह गए हैं या उनको हम भरने की कोशिश करें, या जो भी स्ट्रैटेजी अपन डिवाइस कर सकते हैं फॉर द नेक्स्ट ईयर वो हम करें. एनालिसिस मैंने आपको जैसा पहले पिछले साल बताया था उसमें आपने देख लिया होगा. फ़ायदा कुछ नहीं होता आप 2 घंटे के वीडियो किसी और के देखें या 2 घंटे खुद से पढ़ें या आप सिर्फ यहाँ पे 20-25 मिनट देखें तो आपका पूरा कवर हो जाएगा. ऐसा कोई चीज़ छूटी नहीं है जो करंट की आई हो और हमने डिस्कस ना की हो, है ना. तो ऑब्वियस सी बात है वो चीज़ें आपको यहाँ मिली जाएंगी. तो आपको परेशान, मैंने पहले भी कहा था आपको इसके अलावा कुछ और करने की जरूरत नहीं. इसकी नोट्स आप प्रॉपर रखें अपने पास तो आप ऑब्वियसली कर लेंगे, है ना. चीज़ें मैं काफ़ी बार रिवाइज कराता हूँ, चाहे वो बोलवाचिया मेथड रहा हो, चाहे वो आपका सोमालिया का इशू रहा हो, चाहे चैड माली का न्यूज़ में आया था वो भी हमने किया है, नगोर्नो काराबाख हमने किया था, टिग्रे रीजन के ऊपर डिस्कशन पूरा हुआ है सब. तो हर चीज मैं इसलिए आपको बोलता हूँ आपको फालतू में वहां पे 2.5 घंटे या 1 घंटे 1.5 घंटे की वीडियोस देखने की जरूरत नहीं है ना. लोग तो अपनी दुकान चलाने के लिए बनाएंगे ही आपके सामने की आपको जो नहीं. राहुल गांधी ने मीटिंग में क्या बोला, राहुल गांधी के बोलने का क्या अर्थ है, जबरदस्ती की केस स्टडीज बना के आपके सामने लाएंगे वो उसका भी मतलब नहीं है. और थॉट ऑफ द डे क्या है, ये क्या है, वो क्या है, आज आपको मोटिवेट करने के लिए कुछ ऐसी कोई जरूरत नहीं है. आप सेल्फ मोटिवेटेड रहोगे अगर आप इस लक्ष्य के पीछे हो तो, है ना. तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट स्टार्ट. सबसे पहले कुछ सवाल जो कि प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और उसी पैटर्न में हम कोशिश करेंगे रखें जैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आपकी प्रैक्टिस आज से होगी, है ना. तो पहला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम. इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम्स के रिगार्डिंग 2 स्टेटमेंट्स हैं. पहला स्टेटमेंट कह रहा है द स्कीम प्रोवाइड्स फुल्ली गारंटीड एंड कोलैटरल फ्री एडिशनल क्रेडिट टू द एमएसएमई एंड मुद्रा बोरोवर्स ओनली. दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है अंडर दिस स्कीम both the banks as well as non-banking financial companies can provide loans. तो आपको बताना है इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, 1 only, 2 only, both या none. दिस इज क्वेश्चन नंबर 1. थोड़ा ढंग से आप पढ़ सकते हैं, पॉज करके थोड़ा टाइम दीजिए चीजों को. पॉज करके मैं आपको पहले ही बोलता आ रहा हूं आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए. अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप इस पार्ट को स्किप कर देंगे तो वो मतलब नहीं रह जाता, है ना. तो पूरी जो एफिशिएंसी एनर्जी है खत्म हो जाती है और काफी सारे टॉपिक्स आपको क्वेश्चंस में आ जाएंगे. जैसे आज की न्यूज में इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम का नहीं लिखा है लेकिन आपको क्वेश्चन में मिल गया तो आप इसको देख लीजिए. तो देखो जो पहला स्टेटमेंट है वो इस क्वेश्चन में गलत है. क्योंकि इसमें लिखा है एमएसएमई एंड मुद्रा ओनली, है ना. ऐसा नहीं है, ये इंडिविजुअल्स में भी आप जा सकते हैं, आपको ये कंपनीज में भी जा सकते हैं. तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये केवल एमएसएमई और मुद्रा के लिए है. पहला गलत है. दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि चाहे बैंकिंग हो चाहे एनबीएफसी हो, दोनों के लिए ही ये अवेलेबल है. तो आंसर इस बी यानी कि 2 ओनली. दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंटरनेशनल सोलार अलायंस. अब आईएसए इंटरनेशनल सोलार अलायंस के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स हैं. पहला स्टेटमेंट कह रहा था आईएसए इज एन इनिशिएटिव लॉन्च्ड जॉइंटली बाय इंडिया एंड फ्रांस. दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है इट इज एन अलायंस ऑफ द सोलर रिच कंट्रीज लाइंग पार्शली और कंप्लीटली बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ओनली. एंड तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है इट इज हेडक्वार्टर्ड इन चेन्नई, इंडिया. तो हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स गिवन आर करेक्ट. आपको बताना है कितने स्टेटमेंट्स ऊपर हैं जो कि सही हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. तो हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. ऑप्शन आर ओनली 1 स्टेटमेंट इज करेक्ट, सेकंड इज ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, थर्ड ऑल द 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड डी इज नन ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. तो अब थोड़ा यहाँ पे आपको वही लिया था कि आप टॉपिक्स को थोड़ा डिटेल्ड में जानने की जरूरत है. तो अगर हम आईएसए की बात करें तो अगर इसका तीसरा स्टेटमेंट आप पढ़ते हैं तो ये डेफिनेटली गलत हो जाता है क्योंकि इट इज हेडक्वार्टर नाइदर इन चेन्नई. जबकि कहाँ पे हेडक्वार्टर्ड है ये गुरुग्राम में इस हेडक्वार्टर्ड. तो तीसरा स्टेटमेंट इसमें से रॉन्ग है. पहला बिल्कुल सही कि जॉइंटली लॉन्च्ड बाय इंडिया एंड फ्रांस एंड अलायंस ऑफ सोलर रिच कंट्रीज लाइंग पार्शली और टोटली बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी सही है. तो दैट इज द करेक्ट आंसर. ठीक है ना, 2 स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएंगे. क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द वायबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम. तो वायबिलिटी गैप फंडिंग के बारे में देख लेते हैं. फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है द वायबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम इज लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री. सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है द स्कीम इज लॉन्च्ड टू सपोर्ट द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स अंडरटेकन थ्रू पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड ओनली.
तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है अंडर द वीजीएफ स्कीम, अंडर दिस स्कीम द वीजीएफ अप टू 60% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट इज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसमें हम थोड़ा एक नई चीज करें कि हाउ मेनी ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। आपको बताना है कितने स्टेटमेंट्स इनमें से इनकरेक्ट हैं। ऑप्शंस आर 1 स्टेटमेंट ओनली, 2 स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट या नन। थोड़ा ध्यान से देखिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज, देखो यहाँ पे भी 2 स्टेटमेंट गलत है। पहला स्टेटमेंट गलत है क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री की नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की है। ठीक है ना, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। दूसरा सही स्टेटमेंट है कि इट इज अंडरटेकन थ्रू द पब्लिक पीपीपी, जो मोड के प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग प्रोजेक्ट लाया गया था, स्कीम लाई गई थी। और वीजीएफ अप टू 60% नहीं, वीजीएफ अप टू 40% इज प्रोवाइडेड, है ना। तो यहाँ पे ये 3 क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस किए हैं। आई होप आपको ठीक लगा होगा, अच्छा लगा होगा। सही गलत आंसर आप देख लीजिएगा क्या है, लेकिन क्वेश्चन इसी पैटर्न में अपने को करने हैं। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। स्टार्ट करते हैं एनालिसिस को। सबसे पहले एक न्यूज इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग द पोवासन वायरस, है ना। तो एक याद रखिएगा, यूएस में भी एक डेथ हुई है बिकॉज ऑफ अ रेयर पोवासन, POWASSAN, पोवासन वायरस, एंड इट इज द फर्स्ट फेटल केस ऑफ यूएसए। अब ये क्या है पोवासन वायरस डिसीज? तो ऑब्वियसली बात है, नाम से है कि ये वायरल डिसीज तो वायरस के कारण होती है। इट्स अ पोवासन वायरस डिसीज, रेयर है बट सीरियस इलनेस है विच इज कॉज्ड बाय द पोवासन वायरस। याद रखिएगा, इट इज कॉल्ड टिकिंग टाइम बॉम्ब, इसको टिकिंग टाइम बॉम्ब भी कहा जाता है। एंड पोवासन नाम की जगह है ओंटारियो में, है ना, कनाडा ओंटारियो में एक जगह है पोवासन नाम की, एंड वहीं पे ये डिस्कवर हुई थी पहली बार 1958 में, है ना। तो 1958 में डिस्कवर हुई थी, उसके बाद से इसी ऊपर इसका नाम रखा गया है। स्प्रेड अगर हम देखें इसका तो होता है द स्प्रेड इज बिकॉज ऑफ द बाइट ऑफ अ इन्फेक्टेड डियर टिक। एक टिक होती है, टिक होता है ना, जैसे एक्टोपैरासाइट्स जिसको हम बोलते हैं। क्या होते हैं पैरासाइट्स? 2 तरीके के होते हैं, एक एंडो पैरासाइट्स, एक एक्टो पैरासाइट्स। तो जो एंडो होते हैं वो अंदर से अफेक्ट करते हैं, एक्टो मतलब जो बाहर होते हैं। तो एक्टो में आता है टिक्स, एंड ये सब जो डॉग्स में लग जाते हैं ना ऊपर से, किलनी बोलते हैं हिंदी में उसको, तो वो टिक होती है। तो इसी बाइट ऑफ इन्फेक्टेड टिक कॉजेज दिस पोवासन वायरस डिसीज। तो याद रखिएगा, हालांकि सारी टिक्स कैरी करें पोवासन वायरस ये जरूरी नहीं है ना, कि कोई भी आपको टिक वो करें, लेकिन डियर टिक है, एंड सारी डियर टिक में भी नहीं होता, ऐसा भी नहीं कि सारी डियर टिक ही है। तो ऑब्वियस ज्यादा जो इन्फेक्शन कॉज कर रहा है वो, ठीक है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट, इसको आप याद रखिएगा। दूसरी न्यूज़ है, कल इसरो ने कल का, चूंकि मैंने न्यूज़पेपर एनालिसिस नहीं किया था तो उसमें एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये थी कि कल जो इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उसने सक्सेसफुली प्लेस किया है NVS-01 नेविगेशन सैटेलाइट है हमारे यहाँ। 5 हालांकि नेविगेशन सैटेलाइट जानी है, उनमें से पहली अभी रिलीज की हमने NVS-01 नेविगेशन सैटेलाइट, एंड ये हमने जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में भेजा है ना, बाय GSLV F12। GSLV F12 में हमने भेजा। इसके पहले आपको याद होगा एक बार GSLV F10 गया था। F10 वाला जो मिशन था हमारा वो नॉन सक्सेसफुल मिशन था, दैट वाज नॉट सक्सेसफुल। याद रखिएगा, F10 गया था जो इसके पहले, वो सक्सेसफुल नहीं था। GSLV F12 इज नाउ सक्सेसफुल, ठीक है ना। और इसमें हमने NVS-01 को भेजा है। इसके अलावा आपको बता दूं मैं कि जो GSLV F12 इट इज द 15th फ्लाइट ऑफ इंडिया GSLV एंड 9th फ्लाइट ऑफ इंडिजिनस क्रायो स्टेज, है ना। तो एक्चुअली लास्ट वाले जो मिशन था हमारा, उसमें क्रायो स्टेज पे ही हमारा जो मिशन था वो फेल हुआ था। द मिशन फेल्ड इन द क्रायो स्टेज। अब क्रायो स्टेज कौन सा स्टेज होता है? क्रायो स्टेज होता है जिसमें कि पूरा आपका बहुत कम टेम्परेचर में, मतलब -150 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम टेम्परेचर में आपका जब काम हो, एंड जैसे कि उस टेम्परेचर पे जब काम होता है और ज़्यादा कम रहता है, -153 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम, मतलब आई थिंक इंडिया में -183 डिग्री सेंटीग्रेड का लिया गया है। तो आप ये भी याद रख सकते हैं। इसके अलावा एक सवाल आ सकता है इसमें से कि ये आपका जो जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट GTO होता क्या है? तो क्या होता है कि आप सबको पता है कि 2 ऑर्बिट्स हैं हमारे, जैसे जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट है एंड जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है, ठीक है ना। तो दोनों ऑर्बिट लगभग 36,000 या 36,000 किलोमीटर के ऊपर आसपास हैं। तो क्या होता है कि पहले जियो सिंक्रोनस या जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में पुट करने से पहले सैटेलाइट को क्या किया जाता है कि एक इंटरमीडिएट ऑर्बिट में रखा जाता है। वही इंटरमीडिएट ऑर्बिट जो एलिप्टिकल होता है वो GTO कहलाता है। तो जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट इसीलिए उसको बोलते हैं, क्योंकि बाद में सैटेलाइट इसी ऑर्बिट से ट्रांसफर होकर के जियो सिंक्रोनस या आपके जियो स्टेशनरी में जाएगी, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है इस चीज में। तो जियो सिंक्रोनस या जियो स्टेशनरी, ये इन ऑर्बिट्स में रखने से पहले एक ट्रांसफर ऑर्बिट में रखा जाता है। तो ये एक ट्रांजिशन का ऑर्बिट होता है, तो इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। थोड़ा हम लास्ट से शुरू करते हैं, जो इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स है। फ्रंट में तो ऐसी कोई खास न्यूज आई नहीं थी,
आपने देखा होगा, मैं आपको लास्ट के पेजेस में ले आता हूँ, वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स आए हैं ना। तो लेट्स गो देयर फर्स्ट। तो इसी तरीके से देखो सारी चीजें हो जाएंगी। नोट्स आप प्रॉपर रखना, जो बता रहा हूं जितनी बार आए उतनी बार मैं बताऊंगा। मैंने हमेशा आपको बताया है ये चीज कि मैं हमेशा रिपीट करूंगा चीजों को। जस्ट बी विद अस, जस्ट स्टिक टू अस, एंड दैट इज अ थिंग। अगला है मॉस्किटोज इंसेक्ट्स वेक्टर्स कैन नॉट ट्रांसमिट HIV। तो अभी एक रिसर्च हुई है जिसमें ये बताया गया कि जो मॉस्किटोज हैं दे कैन नॉट ट्रांसफर, दे कैन नॉट बी अ कैरियर फॉर HIV वायरस, है ना। याद रखिएगा, जैसे मॉस्किटोज ज्यादातर क्या कैरी करते हैं, जैसे बाकी तो सब आपने देखा होगा, है ना, लेकिन मलेरिया फाइलेरिया जो है ना, इन सब केसेस में मॉस्किटोज जो है एक इंटरमीडिएरी होस्ट की तरह काम करते हैं, ठीक है ना। तो वहां पे दैट इज अ थिंग विच इज इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे पैरासाइट्स क्या करते हैं, उनके माउथ में आ जाते हैं, मतलब जी जहाँ पे जो उनका मतलब टंग मैकेनिज्म होता है उसके माउथ में आ जाते हैं मॉस्किटोज के, या आपके फाइलेरिया और मलेरिया के केस में जो पैरासाइट्स हैं, और वो फिर जैसे ही वहां पे आपका खून के लिए आता है उसके बाद वो डिपॉजिट कर देता है और होस्ट में वो एक्टिव हो जाते हैं, है ना। इस तरीके से मलेरिया पैरासाइट जो है ये आपको स्प्रेड हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन इनका कहना है, रिसर्चर्स कहना है कि अगर HIV का केस है तो मॉस्किटो इज नॉट अ वेक्टर फॉर HIV। क्यों? क्योंकि HIV कैन नॉट लिव इन मॉस्किटो ब्लड। HIV मॉस्किटो ब्लड में रह ही नहीं सकता, एंड जैसे ही वो HIV वायरस इंटर करेगा मॉस्किटो की अगर बॉडी में, तो इट इज किल्ड देन एंड देयर ओनली, तो वहां पे ही उसकी डेथ हो जाती है। तो यहाँ पे कुल मिलाकर के इनका ये कहना है कि मॉस्किटो के ब्लड में सर्वाइव HIV नहीं कर सकता, इसी कारण से मॉस्किटो HIV को स्प्रेड भी नहीं कर सकता। एंड एक चीज इंपॉर्टेंट है ना, जो अपन बोलते हैं ना मच्छर ने काट लिया, तो मच्छर के काटने की प्रोसेस को प्रोबोसिस बोलते हैं, याद रखेगा। यूजेस इट्स प्रोबोसिस ओनली टू सक ब्लड। जो उसके दो आगे निकले एंटीना निकले रहते हैं ना, वो प्रोबोसिस है, और वहां से वो सक करता है ब्लड को, इंजेक्ट नहीं करता है। तो यहाँ पे इनका कहना है कि दिस इट सक्स द ब्लड फ्रॉम दैट प्रोबोसिस बट इट डज नॉट इंजेक्ट द ब्लड इनटू आवर बॉडी, है ना। और निडल, जैसे HIV कहते हैं ना निडल से हो रही है, तो निडल के केस में तो क्या होता है, HIV वायरस निडल से आप खून निकाल भी सकते हैं एंड निडल से आप खून डाल भी सकते हैं, इस कारण से वहां पे HIV हो जाता है ना। लोग यही कह रहे थे एक्चुअली कि जब निडल से हो सकता है तो फिर निडल जैसे ही तो मच्छर भी काटता है, तो उससे क्यों नहीं हो सकता। तो इसका कारण ये है कि मच्छर सिर्फ सक करता है, ब्लड इंजेक्ट नहीं करता आपकी बॉडी में, है ना। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। अगली जो न्यूज है वो है टेस्टिंग द ब्रेक थ्रू चैलेंज वर्ल्ड्स वर्स्ट वाइल्ड लाइफ डिसीज। बहुत इंपॉर्टेंट ये भी न्यूज आर्टिकल मेरे को देखो लग रहा है। ये वर्स्ट वाइल्ड लाइफ डिसीज है। वाइल्ड लाइफ तो यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक होता जा रहा है, पिछले 2-3 साल में यूपीएससी ने दिखाया है ये, क्योंकि इसका रीजन ये है कि वो फॉरेस्ट सर्विस भी लेते हैं इससे, और इस कारण से वो ज्यादा पूछते हैं इस तरह के क्वेश्चन। तो याद रखिएगा, फॉर द पास्ट जो 40 ईयर्स हैं, एक फंगल डिसीज है जो कि वर्स्ट कह सकते हैं कि वर्स्ट वाइल्ड लाइफ डिसीज के रूप में आई है। इसको पैनजूटिक बोलते हैं, पैनजूटिक। पहले तो ये टर्म याद रखिएगा, पैनजूटिक लिखा है ना, पैनजूटिक। पैनजूटिक एक पैंडेमिक है इन द एनिमल वर्ल्ड। जैसे कोविड आपका पैंडेमिक था, पैंडेमिक क्यों? क्योंकि वो हमारे वर्ल्ड में एक एपिडेमिक था, है ना। और यहाँ पर पैनजूटिक अगर बोल रहा है कोई, तो ये समझ लो जूनोटिक वर्ड में अगर कोई पैंडेमिक है, अब पैंडेमिक इन द एनिमल वर्ल्ड इज नोन एज द पैनजूटिक डिसीज, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक रिपोर्ट आई थी रिगार्डिंग ट्रांसबाउंड्री एंड इमर्जिंग डिसीजेस, उसमें ये बताया गया है पैनजूटिक डिसीज के बारे में। नाम है इसका चिट्रिड। याद रखिएगा, द नेम ऑफ द डिसीज इज चिट्रिड, है ना। चिट्रीडियोमाइकोसिस पूरा नाम ही है, चिट्रीडियोमाइकोसिस इज द फुल नेम, एंड शॉर्ट इसका है चिट्रिड। एंड इट हैज ड्रिवन सेवरल, मतलब बहुत सारे फ्रॉग स्पीशीज को, लगभग 500 फ्रॉग स्पीशीज को डिक्लाइन किया है। 90 फ्रॉग स्पीशीज का एक्सटिंक्शन हो गया है, इंक्लूडिंग 7 इन ऑस्ट्रेलिया। 7 इसमें से फ्रॉग स्पीशीज ऑस्ट्रेलिया के हैं। एंड द एक्सट्रीम रेट ऑफ मोर्टेलिटी इज देयर and higher number of species are infected, and it is चिट्रिड is unequivocally the deadliest animal disease known to date। तो चिट्रिड को मतलब कह सकते हैं deadliest animal disease कहा जा रहा है, of the zoonotic word obviously, है ना, known till date। तो ये आपको याद रखना है। चिट्रिड करता क्या है, इट इन्फेक्ट्स द फ्रॉग बाय रिप्रोड्यूसिंग इन देयर स्किन। तो चिट्रिड में क्या होता है कि इट इन्फेक्ट्स द फ्रॉग बाय रिप्रोड्यूसिंग इन देयर स्किन, एंड द सिंगल सेल्ड फंगस, एक फंगस है जो कि इंटर कर जाता है स्किन सेल्स एंड इट मल्टीप्लाइज, देन ब्रेक्स बैक आउट ऑफ द सरफेस ऑफ द एनिमल। तो मतलब एक बार सरफेस के अंदर जाता है, दूसरी बार सरफेस के बाहर आ जाता है। अब जब स्किन डैमेज हो जाएगी फ्रॉग की, तो फ्रॉग एक एम्फीबियन है, पानी में भी रहता है, लैंड में भी रहता है, तो उसका जो वाटर बैलेंस है, सॉल्ट लेवल है,
वो पूरा इफेक्ट कर देता है ये, एंड इस कारण से फिर फ्रॉग की जो है वो डेथ हो जाती है। इन्फेक्शन लेवल काफ़ी ज़्यादा मैंने आपको बताया ऑलरेडी काफ़ी हाई रहता है इसमें। एंड चिट्रिड ओरिजिनेट हुई थी एशिया में, इट ओरिजिनेटेड इन एशिया एंड इट इज़ बिलीव्ड दैट ग्लोबल ट्रेवल एंड ट्रेड इन एम्फीबियंस लेड टू द डिसीज स्प्रेडिंग टू द अदर कॉन्टिनेंट्स। तो चिट्रिड वैसे ओरिजिनेट हुई थी एशिया में, लेकिन जो ट्रांस बाउंड्री एम्फीबियंस का ट्रेड होता है उस कारण से डिसीज फिर दूसरे कॉन्टिनेंट्स में भी फैल गई, ठीक है ना। तो आपको ये चीज़ें भी पता होनी चाहिए। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। अच्छा, जैसे हम टेस्ट करते हैं कोविड का ना, एक स्वैब टेस्ट होता था, पीसीआर टेस्ट बोलते थे, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, वैसे अगर आपको चिट्रिड के बारे में जानना है तो यह यहाँ पे भी क्यूपीसीआर होता है ना, विच इज क्वांटिटेटिव पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है ना। तो इट इज ऑल्सो टू मेजर द मतलब वही है कि स्पीशीज के अंदर हमको चिट्रिड देखना तो उसके लिए भी क्यूपीसीआर किया जाता है, ठीक है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग बोथ ऑफ दीज न्यूज आर्टिकल्स, ये आपको समझ में आ गए होंगे। बाकी आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स हैं। यहां पे हार्डनिंग इंटरेस्ट रेट, जियोपॉलिटिकल रिस्क्स इंपैक्टिंग द एफडीआई इनफ्लोज। अब डीपीआईआईटी के सेक्रेटरी ने कहा है कि हमारे यहाँ का जो एफडीआई इनफ्लो है वो इफेक्ट हो रहा है बिकॉज ऑफ हार्डनिंग ऑफ द इंटरेस्ट रेट्स, ठीक है ना। अब देखो मैं आपको थोड़ा सा कुछ फैक्ट्स इस बार के इकोनॉमिक सर्वे के बता दूं, तो अगर हम एफडीआई के मामले में देखें तो इंडिया 7th हाईएस्ट रेसिपिएंट रहा है एफडीआई का 7th हाईएस्ट रेसिपिएंट रहा है। सबसे ज्यादा एफडीआई हमको सिंगापुर से आता है, द हाईएस्ट एफडीआई कम्स फ्रॉम सिंगापुर, है ना। फिर आई थिंक मॉरिशियस से आता है। तो इस तरीके से आपको ये कुछ फैक्ट्स तो पता होने चाहिए। ये सारी चीजें मैं आपको इकोनॉमिक सर्वे में पढ़ाई थी, एंड मैंने आपको कॉन्गो भी बताया था कि कॉन्गो सबसे बड़ा कोबाल्ट का प्रोड्यूसर, वो भी इकोनॉमिक सर्वे का ही डेटा था एग्जैक्टली, मतलब वो दिया हुआ है, मैंने मेरे वीडियोस में आप देख लेंगे, वो मैंने बताया था आप लोग को। तो इसी तरीके सर्वे इंपॉर्टेंट रहता है हर साल का। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि अब एफडीआई कम क्यों हो रहा है। एफडीआई कम होने के दो रीजन दे रहे हैं। एक तो हार्डनिंग ऑफ इंटरेस्ट रेट, मतलब कि जो इंटरेस्ट रेट है बाकी इकोनॉमीज में वो बढ़ते जा रहे हैं। जैसे कि अगर आप देखें तो फेड बैंक का हम देखते हैं, है ना, फेडरल बैंक का हम देखते हैं अमेरिका में, वहां पे जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो यहाँ से काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट वहां चली जाती है ना। तो उसका रीजन ऑब्वियसली बात है, एंड दैट इज वन ऑफ द रीजन, मेजर रीजन की क्यों हमारे यहाँ पे फिर एफडीआई कम हो रहा है। दूसरा इनका रीजन कह रहे हैं ये लोग कि जो अनसर्टेनिटी है, ग्लोबल अनसर्टेनिटी जो है, जियोपॉलिटिकल रिस्क जो है, उस कारण से बहुत ज्यादा सेफ कंट्रीज में ही इन्वेस्टमेंट करने का सोचा जा रहा है ना। इस कारण से इंडिया में कम इन्वेस्टमेंट हो रहा है और अमेरिका जैसी डेस्टिनेशंस को ज्यादा सेफ एंड सिक्योर माना जाता है। तो दीज आर द 2 रीजंस, आप इनको याद रखिएगा। अगला देखो यहाँ पे लिखा है जो पार्टिसिपेटरी नोट्स पे, पी नोट्स पे जो इन्वेस्टमेंट है वो 4 मंथ में सबसे हाई हुआ है। तो ये न्यूज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, पी नोट्स थोड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पी नोट्स कौन इशू करता है? एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स करते हैं फॉर द ओवरसीज इन्वेस्टर्स, है ना। अब जैसे मान लो एचएसबीसी बैंक है ना, एचएसबीसी बैंक एक एफपीआई के रूप में काम करेगा, है ना, मैनेज करेगा पोर्टफोलियो। और अब मान लो अमेरिका का कोई बंदा है जो कि इंडियन उसमें इन्वेस्ट करना चाहता है ना, तो इंडियन इन्वेस्टमेंट करना चाहता, लेकिन वो इंडिया के स्टॉक मार्केट में रजिस्टर नहीं करना चाहता अपने आप को। मतलब कि जैसे आप लोग ग्रो और जीरोधा ऐप में रजिस्टर करते हैं, वैसे वो रजिस्टर नहीं करना चाहता है। तो वो क्या करेगा, वो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर से बात करेगा, एंड जो एफपीआई है वो उस व्यक्ति के बिहाफ में इन्वेस्ट करेगी, ठीक है ना, उस व्यक्ति के बिहाफ में इन्वेस्ट करेगी, और जो चीज दी जाएगी उसको वो पी नोट कहलाएगा, पार्टिसिपेटरी नोट कहलाएगा, है ना। तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर जो है उसको एक नोट देगा कि भाई आपका पैसा इतने इतने में लगा दिया गया है, और वो पैसा लगेगा किसके माध्यम से, लगेगा जो यहाँ का फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है, ठीक है ना। अब इसमें क्या फायदा हुआ कि जो फॉरेन का पर्सन था उसने अपना रजिस्ट्रेशन किया नहीं और एक एनोनिमिटी के साथ उसने कर दिया। अब लेकिन नुकसान इसका क्या हो रहा है, नुकसान ये हो रहा है कि इसमें बहुत सारा मनी लॉन्ड्रिंग भी हो जाता है, इस कारण से बहुत सारा टेररिस्ट फाइनेंसिंग भी हो जाता है। तो पी नोट्स आर नॉट अ वेरी गुड मेथड, लेकिन पी नोट्स इलीगल नहीं है, ये मत सोचना कि पी नोट्स जो है इलीगल है ना। दैट इज अ थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। सो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस पार्ट एज वेल। इकोनॉमी वाला पार्ट भी हो गया। आगे मूव करते हैं। चाइनीज मिशन विद द फर्स्ट सिविलियन रीचेज स्पेस। तो चाइना ने 3 एस्ट्रोनॉट्स को भेजा है टू इट्स तियानगोंग स्पेस स्टेशन, जो उनका तियानगोंग स्पेस स्टेशन है, एंड दे हैव पुट द सिविलियन इनटू द ऑर्बिट फॉर द फर्स्ट टाइम, है ना। तो चाइना ने भी पहली बार सिविलियंस को ऑर्बिट में भेजा है, एंड अब ये तीसरी कंट्री आई थिंक बन चुके हैं इन ऑर्डर टू डू दैट, है ना। पहली थी आई थिंक यूएसए और रशिया, पहले 2 थे, यूएसए एंड रशिया, एंड थर्ड अब चाइना बना है। चाइना इज द थर्ड कंट्री टू पुट ह्यूमंस इन ऑर्बिट, एंड तियानगोंग इज द क्राउन ज्वेल ऑफ इट्स स्पेस प्रोग्राम
विच हैज़ ऑल्सो लैंडेड रोबोटिक रोवर्स ऑन मार्स एंड मून। तो यहाँ पे तियानगोंग जो है वो क्राउन ज्वेल है इनके स्पेस प्रोग्राम का, एंड इट हैज़ ऑल्सो लैंडेड रोबोटिक रोवर्स ऑन मार्स एंड मून। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है चाइना के लिए, है ना। तो इसमें एक और चीज़ याद रखिएगा, इसी जो है तियानहे कोर मॉड्यूल, जिसका कोर मॉड्यूल है उसका नाम है तियानहे, आप याद रखिएगा। एंड दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। तो ये चाइना की बात हो गई। आगे यहाँ पे ये न्यूज़ नहीं है वैसे, पता नहीं क्यों टिक कर दिया था। फ्रेश एक्सकेवेशंस रिवील प्री मॉरियन एरा साइंस ऑन दिल्ली पुराना किला साइट। अब दिल्ली का जो पुराना किला साइट है, आप सबको पता होना चाहिए, पुराना किला या ओल्ड फोर्ट जो है, इसको बनवाया किसने था? शेरशाह सूरी ने बनवाया था, ठीक है ना। तो शेरशाह सूरी ने इसको बनाया था। हालांकि इस रीजन में, अब ये नहीं कह रहा कि शेरशाह सूरी ने नहीं बनाया था, प्री मॉरियन है, ये नहीं बोला जा रहा है। बोला ये जा रहा है कि पुराना किला की जो साइट है वहां पे और पुराने टाइम के यानी प्री मॉरियन टाइम के भी फाइंडिंग्स मिले हैं। ASI ने एक्सकेवेशंस किए हैं, कुछ पेंटेड ग्रेवियर पॉटरी मिली है जो कि 1200 BC से 600 BC के आसपास की है, यानी कि प्री मॉरियन हो गई। एंड पुराना किला शेरशाह सूरी ने बनवाया थी, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। एंड इसमें थोड़ा बहुत हाथ मुगल एम्परर एक हुमायूं का भी था, ठीक है ना। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। इसके पहले कहा जा रहा है कि ये ओल्ड साइट जो है इंद्रप्रस्थ की साइट मानी जाती है। इंद्रप्रस्थ आपने याद होगा आपको, महाजनपद टाइम जब आप पढ़ते हैं, महाजनपद टाइम में आपको इंद्रप्रस्थ नाम की जगह मिलती है ना, एज द कैपिटल इंद्रप्रस्थ, वो आपको मिलती है दिल्ली वाले रीजन में ही, ठीक है। एंड जो एक्सकेवेशंस है वो भी यहाँ पे बहुत पुराने, रिमेन्स ऑफ 900 ईयर ओल्ड वैकुंठ विष्णु फ्रॉम द राजपूत पीरियड, ये भी मिला है। टेराकोटा प्लैक्स ऑफ गॉडेस गजलक्ष्मी फ्रॉम गुप्ता पीरियड के टेराकोटा प्लैक्स ऑफ गॉडेस गजलक्ष्मी मिले हैं। तो ये काफ़ी पुराने एविडेंसेस जो हैं वो आपको इस रीजन से मिल रहा है, पुराना किला वाले रीजन से। देखते हैं इसमें क्या और कुछ एडिशन होता है अगर आगे रिसर्च में, तो हम फिर वो डिस्कस करेंगे। खालिस्तान रेफरेंस रिमूव्ड फ्रॉम क्लास 12th NCERT बुक्स। NCERT की किताब से खालिस्तान का रेफरेंस हटा दिया गया है, ऐसी कोई डिमांड के बारे में। ऑब्वियसली बात है, हटनी भी चाहिए, क्योंकि ये सब पूरा कोई वैलिड चीज़ें हैं नहीं, और ये सब पढ़ा करके लोगों का दिमाग ही खराब होता है। तो दैट इज द थिंग विच इज़ देयर। एंड इसके अलावा आपको ये भी याद रखना है कि इसमें एक आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन हुआ था 1973 का। तो मेन वो अपने को रेजोल्यूशन जानना है, रेजोल्यूशन ऑफ आनंदपुर साहिब इन पंजाब 1973 बाय द अकालीज ने ये रेजोल्यूशन किया था। एंड यहाँ पे इस रेजोल्यूशन के बारे में लिखा है कि ये सेंटर स्टेट रिलेशनशिप को रीडिफाइन करने के लिए था, एंड फॉर ग्रेटर फेडरलिज्म। तो याद रखिएगा, आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन का एक कारण जो था वो था फॉर ग्रेटर फेडरलिज्म, एंड 1973 में ये रेजोल्यूशन पास हुआ था बाय अ सेक्शन ऑफ अकालीज। तो आप ये भी आप याद रख सकते हैं। आई होप यू विल रिमेंबर दैट एज वेल। एजुकेशन मिनिस्ट्री का डेटा है जिसमें उन्होंने कहा है कि 35 लाख स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th फेल्ड और ड्रॉप्ड आउट इन 2020 और 22। तो जो कोविड के बाद जो ईयर आया था 21-22 वाला, मतलब उसमें लगभग चल ही रहा था, तो उसमें लगभग 35 लाख स्टूडेंट्स हैं क्लास 10th के जो या तो फेल हुए हैं या तो ड्रॉप आउट हुए हैं। ऐसा एजुकेशन मिनिस्ट्री ने अपने डाटा में बताया है, खुद एजुकेशन मिनिस्ट्री ने, ठीक है ना। तो बस एज अ फैक्ट आप इसको समझ लीजिए, है ना। कभी केस स्टडी करना हो, आंसर राइटिंग में आपको यूज़ करना हो तो आप कर सकते हैं। अब आप सबको पता होगा गवर्नमेंट इस बार SCO की चेयर है ना। SCO यानी कि शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, 8 मेंबर हैं, है ना। तो ये सब आपको पता है कि पहले शंघाई 5 से 5 कंट्रीज थी, फिर उज़्बेकिस्तान जुड़ा तो 6 कंट्रीज हो गई, फिर उसके बाद 2017 में इंडिया और पाकिस्तान जुड़े तो फिर 8 कंट्रीज हो गई, और इसके बाद अभी ईरान को जोड़ने की बात चल रही है ना। तो ईरान लगभग फॉर्मली ऐड हो ही चुका है, तो 9 मेंबर हो चुके हैं, ठीक है। हालांकि अभी उसको ऑब्जर्वर स्टेटस के रूप में ही बुलाया जाएगा, लेकिन फाइनल मेंबरशिप की बात हो चुकी है लगभग। तुर्कमेनिस्तान एक याद रखिएगा परमानेंट इनवाइटी होता है, एंड ईरान, बेलारूस और आपका मंगोलिया दे आर ऑब्जर्वर स्टेट्स, ठीक है ना, एज ऑफ नाउ। लेकिन ईरान बहुत जल्दी इसके फुल मेंबरशिप में आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो 8 मेंबर्स हो गए। अब यहाँ पे अभी तो इस बार मीटिंग होनी थी पहले ऑफलाइन, मतलब यहाँ आने थे, लेकिन अब शायद ये ऑनलाइन फॉर्मेट में करेंगे, ऐसा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने खुद बताया है। तो द मीटिंग विल बी हेल्ड इन द वर्चुअल फॉर्मेट नाउ, है ना। रीजंस उन्होंने नहीं दिए हैं कि क्यों हम ऐसा कर रहे हैं। हाउ आर इंडियन लैंग्वेजेस फेयरिंग इन द एज ऑफ चैट GPT। तो चैट GPT की एज में इंडियन लैंग्वेज कैसे फेयर कर रही है। तो पहले तो ऑथर ने कहा तो संस्कृत जो है ना वो कंप्यूटिंग की बहुत फेवरेट लैंग्वेज, इनका कहना है कि
जो संस्कृत लैंग्वेज है, एंड वो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कंप्यूटिंग, है ना। लेकिन जो दूसरी लैंग्वेजेस हैं इन द रेल्म ऑफ एआई एट अ टाइम, उनका क्या स्टेटस है? तो संस्कृत को अच्छा माना गया है। अब इनका ये कहना है बेसिकली कि जो इसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, मैं आपको बता दूं। इसमें अमेजोन ने रिलीज किया था एक पैरेलल डेटाबेस ऑफ 1 मिलियन अटरेंसेज इन 52 लैंग्वेजेस, है ना। याद रखिएगा, अमेजोन ने रिलीज किया था एक पैरेलल डेटाबेस। डेटाबेस क्या होता है? डेटा का कलेक्शन, है ना। लगभग उसमें 1 मिलियन अटरेंसेज इन 52 लैंग्वेज, मतलब बोला गया है वो किस लैंग्वेज में, अलग अलग भाषाओं में बोला गया है। लगभग 52 भाषाओं में जो चीज़ें बोली या लिखी गई हैं, वो उसने एक पूरा डेटाबेस बनाया जिसको मैसिव कहा जाता है। द डेटाबेस इज मैसिव। आप याद रखिएगा, ये इस डेटाबेस का नाम क्या है? मैसिव। पैरेलल का मतलब क्या होता है? पैरेलल डेटाबेस का मतलब क्या होता है? मीन्स द सेम अटरेंस इज प्रेजेंटेड इन मल्टीपल लैंग्वेज, मतलब कि एक ही चीज को मल्टीपल लैंग्वेज में प्रेजेंट किया गया है, ठीक है ना। एंड अटरेंस कैन बी सिंपल क्वेरी और फ्रेज, है ना। जैसे कि वही बोला कि इनका या तो क्वेरी होगी या फ्रेज होगा अलग अलग लैंग्वेजेस में, तो ये सारे अटरेंसेज इनको काउंट किया गया है, ठीक है ना। अटरेंस काउंट किया गया है, तो इसी का एक डेटाबेस जो है मैसिव, उसी का यूज किया जा रहा है चैट जीपीटी में नाउ इन ऑर्डर टू गिव आंसर्स टू दैट, है ना। जैसे यहाँ पे आप चैट जीपीटी का देख सकते हैं, हिंदी में एक आंसर लिखा हुआ है ना, कि क्वेश्चन भी हिंदी में था। इस टॉपिक के ऊपर एक 15 लाइन का हिंदी में शॉर्ट नोट से लिखो, तो इसमें फिर एआई कर रहा है ना। फिर ऑल दिस थिंग्स आर देयर, बट ये इंपॉर्टेंट भी नहीं है आपके लिए बहुत ज़्यादा। द शिफ्ट इन द यूएस अप्रोच टू चाइना। अब यहाँ पे एक यूएस की चाइना की जो अप्रोच है वो चेंज हुई है, किस तरीके से मैं आपको बता दूं। बस इसमें आपको ये समरी पढ़ने की जरूरत है, पूरा आर्टिकल पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो दिमाग ही खराब होगा। याद रखना, जो ट्रम्प एरा था, आप सीधा अपने नोट्स में अगर लिख रहे हैं लिख लीजिए, हाउ द पॉलिसी हैज शिफ्टेड, यूएसए पॉलिसी टुवर्ड्स चाइना हैज शिफ्टेड। फर्स्ट लिखिएगा, इन द ट्रम्प एरा द फोकस वॉज टू डीकपल द चाइना फ्रॉम, डीकपल द चाइना, मतलब चाइना को डीकपल करना था। अब क्या, यूएस और चाइना को पूरे तरह से डीकपल कर देना था, है ना, मतलब फेज आउट कर देना था चाइना को। एंड यूएस हैज एक्सप्रेस दैट इट इज शिफ्टिंग इट्स पॉलिसी ऑन चाइना फ्रॉम डीकपलिंग नाउ टू डी रिस्किंग। अब जो बाइडेन एरा है वो हम डी रिस्किंग की तरफ जा रहा है। पहले डीकपलिंग था, अब डी रिस्किंग था। तो डीकपलिंग का मतलब क्या होता है? डीकपलिंग का मतलब होता है जैसे कि पुराने जो प्रोजेक्ट चल रहे थे उनको बंद कर दिया, है ना, एंड पहले के प्रोजेक्ट्स खत्म कर दिए, ट्रेड का थोड़ा सा बैरियर लगा दिया, ये सब हुआ। डी रिस्किंग का मतलब होता है कि आप लिमिटिंग कर रहे हैं इन सच एन अफेक्ट ओनली इन एरियाज वेर इट अंडर कट्स द नेशनल सिक्योरिटी। केवल आप नेशनल सिक्योरिटी के रेफरेंस में जहां जहां जो सेगमेंट्स हैं वहां पे केवल आप अगर मतलब लिमिट कर रहे हैं उसको, तो डी रिस्किंग कहलाता है। तो डीकपलिंग था पहला, पूरी तरीके से रिवर्सल हो गया, प्रोजेक्ट खत्म हो गया, बंद कर दिया। और अब हम क्या किस में जा रहे हैं? अब यूएस किस में जा रहा है? डी रिस्किंग में। डी रिस्किंग में क्या होता है? केवल जैसे नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स हैं, मैटर्स हैं, वहां पे थोड़ा लिमिटेशंस लगा दिया आपके ऊपर। दैट इज अ थिंग। अगला आर्टिकल बहुत अच्छा है, अनबॉक्सिंग द एक्सपोर्ट टर्न अराउंड इन इंडियाज टॉय स्टोरी। अब यहाँ पे याद रखिएगा, ये एडिटोरियल है आज का जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो इंडिया, आपको याद रखना है कि रिसेंटली बहुत एक बड़ा टर्न अराउंड किया है, क्योंकि हम अब नेट एक्सपोर्टर ऑफ टॉयज बन चुके हैं। वी हैव टर्न्ड इनटू अ नेट एक्सपोर्टर ऑफ टॉयज 2020, 21 और 21, 22 के दौरान। और बहुत पहले से हम इम्पोर्ट डोमिनेंस था हमारे यहाँ, जो ये सेक्टर था दिस टॉय इंडस्ट्री, इसमें इम्पोर्ट डोमिनेंस काफ़ी ज़्यादा था, उसको हमने रिवर्सल करते हुए एक्सपोर्ट डोमिनेटेड बना दिया है। नाउ कुछ लोग कह रहे हैं कि द अचीवमेंट ऑफ दिस इज क्रेडिटेड टू द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव लॉन्च इन 2014 में जो मेक इन इंडिया लॉन्च हुआ था, उसको इसका श्रेय जाना चाहिए। अब यहाँ पे ऑथर ने बताया कि देखो, बहुत 2-3 चीज़ें बहुत अच्छी बताई ऑथर ने। सबसे पहली बात आपको याद रखना है कि जो टॉय इंडस्ट्री थी पहले वो चाइना डोमिनेटेड थी, सस्ते खिलौने आते थे। अभी वियतनाम भी सेम उसी चीज़ को फॉलो कर रहा है जो चाइना ने किया, एंड वियतनाम भी मार्केट शेयर में आ रहा है, ठीक है ना। अब ऑथर ने ये कहा कि जो इंडिया है, इंडिया ने क्या किया है अभी जो टॉय इंडस्ट्री के बढ़ने का रीज़न है। पहला रीज़न तो ऑब्वियसली कोविड के दौरान जो सप्लाई चेन बैरियर्स थे वो था पहला, उसमें कुछ लोगों ने प्रोडक्शन शुरू किया, ये सारी चीज़ें हुई। दूसरा इनका ये कहना है कि ये प्रोटेक्शनिस्ट अप्रोच के कारण हुआ है। ये इन्वेस्टमेंट बढ़ने से या इन चीज़ों से नहीं हुआ है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है या यहाँ पे एफडीआई बहुत आ गया है इस सेक्टर में, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ये प्रोटेक्शनिस्ट अप्रोच के कारण होती है। आप लिख लीजिएगा कि जो इंडिया की टॉय स्टोरी की ग्रोथ है ना, टॉय स्टोरी ग्रोथ को पहला उसका रीजन है प्रोटेक्शनिज्म, है ना। ऑब्वियसली कोविड उसका एक रीजन है, बट प्रोटेक्शनिस्ट अप्रोच भी उसका एक रीजन है। तो ये बहुत ज़्यादा सस्टेनेबल इसलिए ऑथर कह रहा है नहीं होगा फ्यूचर लॉन्ग रन में। क्यों? क्योंकि अगर सस्टेनेबल होना होता है इसको, तो इसमें बहुत सारा इन्वेस्टमेंट आता है, बहुत सारे और इसमें
मतलब प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स में इसको इंक्लूड किया जाता है और बहुत सारी चीज़ें इसको बेनिफिट मिलती। लेकिन वो सारी चीज़ें रीज़न नहीं है इसके बढ़ने का। इसका रीज़न है जब प्रोटेक्शन, जो डबल प्रोटेक्शनिज्म किया है, यानी कि बाहर से जो आ रहा है माल उसके ऊपर टैरिफ लगा दिया और हमारा जो बाहर जा रहा है माल उस पर हमने थोड़ा सब्सिडी दे दी, है ना। तो ये कुछ चीज़ें हमने की हैं एंड दैट इज अ प्रोटेक्शनिस्ट अप्रोच। इसी कारण से ऑथर का कहना है कि बहुत ज़्यादा सस्टेनेबल नहीं होगा। दैट इज वॉट हैज बीन सेड। द शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ अ लार्ज नोट। अब ऑथर ने ये आर्टिकल लिखा है 2000 की नोट में, जो अभी बंद कर दी गई है 19 मई को, आपको पता होगा। एंड आरबीआई ने, याद रखिएगा, प्रिंट किए थे 2000 के नोट डीमोनेटाइजेशन के टाइम में। उस समय क्या क्या दिक्कतें हुई थी ऑथर ने वो बताई हैं कि पहले तो उसको कैलिब्रेट किया गया था सारे एटीएम मशीन्स को, उसकी साइज चेंज कर दी थी। तो दूसरा ऑथर ने ये कहा है कि जो रिकैलिब्रेटेड मशीन्स थी अब उनको क्या नई नोट के लिए फिर से रिकैलिब्रेट किया जाएगा। इसमें फालतू का जो व्यय है, खर्चा है, वो आता है और मतलब दिक्कत तो होती है लोगों को। तीसरा उनका ये कहना था कि जो क्वालिटी थी 2000 के नोट की वो भी काफ़ी पुअर थी, वो प्रॉब्लम थी। कई जगहों में गांधी जी की जगह किसी और की फोटो दिख रही है, कहीं पे कुछ और दिख रहा है, उनका ये कहना था। तो ऑल दिस थिंग्स हैव बीन हैपनिंग एंड इस आर्टिकल में ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है, बस वही जो पॉलिसी फेलियर है उसके ऊपर ये आर्टिकल लिखा गया है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। सो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स। आई होप यू लाइक आवर वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।